दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। और आज की कहानी पानी पर चल रही एक ऐसी जंग की है जो हमारी आंखों से ओझल है, लेकिन उसका असर भारत की रगों तक पहुंचेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, उस जीवनदायिनी धारा की जिसे तिब्बत में यारलुंग त्संगपो कहा जाता है और जो भारत के अरुणाचल और असम को जीवन देती है। लेकिन अब उसी धारा को चीन ने अपने चंगुल में जकड़ने की ठान ली है और इस काम के लिए ड्रैगन एक नहीं बल्कि दर्जनों मेगा डैम्स बना रहा है, जिनसे भारत के लिए आने वाले सालों में पानी की जंग छिड़ सकती है। ये सिर्फ नदी नहीं, रणनीति है, जल कूटनीति, और चीन इस वक्त उसे हथियार बना रहा है, क्योंकि उसे पता है कि युद्ध अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़े जाते, वो पानी की हर उस बूंद पर भी लड़े जाते हैं जिससे किसी देश की खेती, बिजली और जनजीवन चलता है। तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चीन ने ब्रह्मपुत्र का जन्मस्थल तो छीन ही लिया, लेकिन अब वो उसके प्रवाह पर भी हक जमाना चाहता है। 2021 में चीन ने यारलुंग त्संगपो पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की थी, जिसका मकसद 60 गीगावाट से ज्यादा बिजली बनाना है। लेकिन असली मकसद बिजली नहीं बल्कि पानी को मोड़ने और भारत के नदियों पर निर्भर क्षेत्रों को ब्लैकमेल करने की ताकत जुटाना है। जब चाहे पानी रोक देना, जब चाहे बाढ़ छोड़ देना, यही है चीन की जल कूटनीति का असली चेहरा। और सबसे खतरनाक बात ये है कि ये सब हो रहा है ऐसे वक्त में जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद अपने चरम पर है। गलवान की घटना के बाद जब पूरी दुनिया चीन पर संदेह की निगाहों से देख रही थी, उसी समय चीन ने ब्रह्मपुत्र पर बांधों की स्पीड बढ़ा दी। ये सिर्फ संयोग नहीं, रणनीति है। ड्रैगन जानता है कि भारत का पूर्वोत्तर उसकी इस चाल से सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। असम, अरुणाचल, सिक्किम जैसे राज्य जिनकी जीवन रेखा ब्रह्मपुत्र है, अब जल संकट और अचानक बाढ़ के खतरों से घिरते जा रहे हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर चीन ऊपरी हिस्से में पानी रोकता है तो भारत में खेती को सीधा असर होगा, खासकर असम की चाय इंडस्ट्री, ब्रह्मपुत्र के किनारे बसे शहरों की जल आपूर्ति और लाखों किसानों की रोजी रोटी खतरे में पड़ सकती है। और अगर चीन बिना चेतावनी के पानी छोड़ देता है तो अचानक आई बाढ़ गांवों को तबाह कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे 2000 और 2017 में हुआ था। सवाल उठता है कि भारत क्या कर रहा है? क्या हमारे पास चीन को रोकने का कोई तरीका है? क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो नदी जल बंटवारे को नियंत्रित करती है? और जवाब है दुखद रूप से नहीं। ब्रह्मपुत्र पर भारत और चीन के बीच कोई जल संधि नहीं है। कुछ डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट्स हैं, जिन पर चीन कई बार अमल नहीं करता, खासकर तब जब भारत को उस डेटा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। साल 2017 में डोकलाम विवाद के दौरान चीन ने भारत को ब्रह्मपुत्र का जल प्रवाह डेटा देना ही बंद कर दिया था और ठीक उसी साल असम में रिकॉर्ड बाढ़ आई थी। क्या ये महज इत्तेफाक था या चीन का रणनीतिक प्रयोग? अब भारत सरकार अरुणाचल और असम में अपने खुद के डैम्स बनाने की योजना बना रही है ताकि चीन की चालों को संतुलित किया जा सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या बहुत देर हो चुकी है? क्या जब तक भारत निर्माण शुरू करेगा तब तक चीन ब्रह्मपुत्र की धार को ही मोड़ चुका होगा? और यहाँ एक और डरावनी बात सामने आती है, चीन का तिब्बत कार्ड। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है और चीन उसे अपनी जमीन बताता है, इसलिए वो कहता है कि वो अपनी जमीन पर जो चाहे कर सकता है, चाहे नदी को टनल से घुमा दे, चाहे डैम से रोक दे, चाहे पानी में केमिकल ही क्यों न छोड़ दे। और भारत की आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उतनी असरदार नहीं है क्योंकि जल विवादों के लिए कोई यूएन ट्रीटी बाइंडिंग नहीं है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या हम 21वीं सदी में एक ऐसे जल युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं जहां मिसाइलों की जगह पानी का प्रवाह बदला जाएगा? और अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले निशाने पर भारत होगा। इसलिए ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि भारत की जल संप्रभुता का सवाल है। हमें सिर्फ रक्षा मंत्रालय से नहीं, जल संसाधन मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भी लड़ाई लड़नी होगी। भारत को चाहिए कि वो चीन के इन प्रोजेक्ट्स को लेकर यूएन और G20 जैसे मंचों पर आवाज उठाए, अपने पड़ोसियों बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को साथ लेकर एक जल गठबंधन बनाए
और घरेलू स्तर पर पूर्वोत्तर राज्यों में जल प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखे, क्योंकि अगर आज हमने आंखें मूंद लीं, तो कल ब्रह्मपुत्र हमारे हाथ से फिसल चुकी होगी और तब शायद बहुत देर हो जाएगी।